हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हम सब जानते हैं मैथ्स के एग्ज़ाम में हमारे सिर्फ 2 या 3 दिन रह गए हैं 27 फरवरी में। इस पूरी यूपी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबका मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है। सो उसके लिए हम लाए हैं छोटा सा एक सल्यूशन जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पिछले 5 साल के पेपर देख के और जो हमारे पास मॉडल पेपर है उनके बेसिस पे हम आपको कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपको हरगिज़ छोड़ के नहीं जाने हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री से। तो ट्रिग्नोमेट्री अकेला 12 नंबर के आपको ट्रिग्नोमेट्री के सवाल मिल जाते हैं अच्छे खासे, इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री जानने के लिए उसके बेसिक्स पता होना चाहिए, तो जल्दी जल्दी हम उसके बेसिक्स समझ लेते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें ये जानना होता है, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है इसका मतलब होता है ट्राइगोनमेट्री, मतलब एक ऐसी फिगर जिसमें 3 साइड है या 3 एंगल्स वाली जो फिगर होती है उसको मेजर करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। अब भाई ये बताइए 3 एंगल वाली कौन सी फिगर होती है? हमारे पास ट्राइंगल होता है नहीं? तो ट्रिग्नोमेट्री में हम हमेशा कैसा ट्राइंगल लेते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। कैसा ट्राइंगल लेते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको नाम ले लें ABC, जो इसमें जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बस हमें वो करने हैं। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में 3 इम्पॉर्टेंट टर्म है जो हमारी यूज़ की जाती हैं, वो होती हैं परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। ये 3 टर्म होती हैं ट्रिग्नोमेट्री की जो बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती हैं। परपेंडिकुलर को हम P से डिनोट करते हैं, बेस को हम B से डिनोट करते हैं, हाइपोटेन्यूज को हम S से डिनोट करते हैं। ये जो 3 टर्म है ना, इसी से पूरी ट्रिग्नोमेट्री बनी है, तो आपको बस ये अच्छे से समझना है क्या होता है। अब देखिए, हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ना वही हाइपोटेन्यूज होती है, और हाइपोटेन्यूज जो होती है वो कभी भी अपनी जगह नहीं बदलती है, ये हमेशा इसी जगह पे रहेगी। ये लॉन्गेस्ट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज की होगी। ठीक है, बाकी जो एंगल है, जैसे आप अगर एंगल ए की बात कर रहे हैं तो एंगल ए के सामने देखिए, आप अपनी पेंसिल या पेन को इस तरीके से देखेंगे और इसकी ये देखिए कि इसकी जो पेन की निडल है आपकी वो कहाँ जा रही है, निप कहाँ जा रही है पेन की। ठीक है, तो ये आपका जो ए के सामने जो एंगल है, यानी कि जो भी एंगल के सामने होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और बाकी जो बचेगा वो बेस हो जाएगा। अगर मैंने ए एंगल के लिए बात करी तो परपेंडिकुलर ये है, लेकिन अगर हम सी एंगल के लिए बात करेंगे तो परपेंडिकुलर, आप देखिए ना, निडल रख के देखिए पेंसिल की जो निप होती है, इसको देखिए पेंसिल का या पेन का मुंह कहाँ जा रहा है, तो ये फिर परपेंडिकुलर हो जाएगा सी एंगल के लिए। मतलब हाइपोटेन्यूज चेंज हो जाएगी, परपेंडिकुलर देखिए हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होती है, ये हमेशा यही रहेगी, ये इसकी जगह फिक्स्ड है। मतलब सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होगी वो हाइपोटेन्यूज की होगी, बाकी जो परपेंडिकुलर है वो एंगल के हिसाब से चेंज होती है। एंगल के, अब ये अगर सी एंगल के लिए बात करें तो ये परपेंडिकुलर, मतलब ये वाली साइड ये परपेंडिकुलर। ए एंगल के लिए बात करें तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, बाकी जो बचेगी वो हमारे पास बेस रहेगी। ठीक है, अब एक होती है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस एक साइंटिस्ट है, उन्होंने हमें एक थ्योरम दी है। वो थ्योरम ये होती है कि अगर हम अपने हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करें, यानी कि जो भी हमारे पास ट्राइंगल है, सपोज अब हमारे पास ये ट्राइंगल है, इसको मैंने नाम दे दिया ABC। जो भी हमारे पास ट्राइंगल है उसकी जो लॉन्गेस्ट साइड है, इसकी लॉन्गेस्ट साइड क्या है? AC। जो भी इसकी लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है, जो भी लॉन्गेस्ट साइड होती है उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो बराबर, यानी कि लॉन्गेस्ट साइड क्या है भाई? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड का, यानी कि लॉन्गेस्ट साइड मतलब हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर करेंगे तो वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर है। ये क्वेश्चन हमसे ऐसे भी पूछ लेते हैं, आपको एक ट्राइंगल दे दिया जाएगा और उसकी 3 साइड गिवन होंगी, पूछेंगे कि ये ट्राइंगल का एंगल बताइए, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। तो हमें ये बताना है, अगर हमारी जो ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे लंबी साइड आपको यहाँ रखनी है, अगर इसका स्क्वायर बाकी की 2 साइड के स्क्वायर के बराबर आ गया तो मतलब वो ट्राइंगल राइट एंगल होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे टिक लगा के आना है आपको। ठीक है, ऐसे अगर इसके हिसाब से कहें AC का स्क्वायर, सपोज अभी मैं ए एंगल के लिए बात कर रही हूँ, है ना, तो ए एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज है, ये ए के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगी? AC का स्क्वायर और फिर BC का स्क्वायर, ठीक है, प्लस और ये AB का स्क्वायर। ठीक है,
तो ये एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये ऐसे भी लगा सकते हैं आप, ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो साइड है ना हमारी, ये जो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज जो होती हैं, इसी से ही हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बने। क्या बने? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आए, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो बने हैं वो सब इन्हीं तीन साइड से बने हैं। तो आपको याद रखना है, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप यहाँ पे एनसीईआरटी या कोई भी बुक हो आप यहाँ देख सकते हैं। ये हमारे पास तीन मेन होते हैं, साइन थीटा, है ना। साइन, देखिए ये साइन की फुल फॉर्म है SIN, लेकिन हम क्या लिखते हैं SIN, साइन, है ना। ऐसे ही हम कॉस थीटा लिखते हैं, लेकिन ये इसकी फुल फॉर्म यानी कि एब्रीविएशन है। तो एक नंबर का सवाल ये भी बनता है कि आपसे पूछ लेंगे कि कॉस की एब्रीविएशन, कॉस किसकी एब्रीविएशन है, यानी कि कॉस की फुल फॉर्म बता दो तो कोसाइन। ऐसे ही पूछ लेंगे साइन की फुल फॉर्म बताइए तो साइन, है ना। टेन, टेन क्या है? टेंजेंट से लिया गया है। तो आपको ये भी इसके पूरे नेम भी याद होने चाहिए सबके। तो अगर हम इसको सिंपल में कहें तो हमारे पास तीन मेन रेशियोज होते हैं। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो हमारे पास तीन मेन रेशियो होते हैं। साइन थीटा, ये थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, है ना। फुल नेम आपको, ये मैंने जो अभी इमेज दिखाई थी आपको फुल नेम यहाँ से याद करने हैं। साइन के लिए SIN, ये कॉस हो गया, ये टेन थीटा, ये कोसेक होता है, ये सेक थीटा होता है, ये कॉट थीटा, है ना। इसका पूरा नाम आपको यहाँ से याद करके जाना है अच्छे से, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो तीन जो है ना ये मेन होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। अब साइन ये याद कर लो, साइन जो है वो इनकी ये जो परपेंडिकुलर है बेस या हाइपोटेन्यूज है उसमें क्या होता है, साइन जो होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ऐसे ही जो साइन, अगर आपने ये तीन याद कर ली बाकी तो हो जाएंगे आपसे। साइन का जो अपोजिट होता है, साइन का जो अपोजिट होता है, साइन का जो अपोजिट होता है वो होता है कोसेक। क्या होता है? कोसेक। ये याद कर लीजिए, साइन का अपोजिट, अपोजिट का मतलब क्या है भाई? अगर हम इसका डिनोमिनेटर ऊपर पहुंचा दें, मतलब इसके डिनोमिनेटर को इसका न्यूमरेटर बना दें, ऊपर नीचे कर देना बस, ये जो टर्म है इसको ऊपर नीचे कर दिया H/P, तो कोसेक आ जाएगा। ऐसी कॉस का होता है सेक थीटा, ठीक है। मतलब ये इनके रेसिप्रोकल होते हैं, इनवर्स कह सकते हैं इनको, ठीक है। तो ये H/B हो गया। और ऐसे ही टेन का क्या हो जाएगा? कॉट थीटा, ये क्या होता है? B/P। तो ये हमें याद होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको याद करने का तरीका ऐसे भी है, आप एक छोटी सी ट्रिक है वो याद कर सकते हैं। वो क्या ट्रिक होती है? पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले। कैसे? पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले। आप इसे जैसे भी याद कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, देखिए जो आपने पहली वाली लाइन बनाई है P/H, वो तो साइन हो जाएगी, ठीक है। अगर ऊपर से देखें तो साइन थीटा, जो दूसरी वाली है वो क्या हो जाएगी आपके पास? कॉस। देखिए B/H। ऐसी जो तीसरी है वो क्या हो जाएगी आपके पास? टेन, ठीक है, टेन थीटा हो जाएगी। अगर आप इसे नीचे से देखें H/P, तो ये साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, ये क्या हो जाएगा? कोसेक। ऐसी अगर आप इसे नीचे से देखें H/B, है ना, तो ये हो जाएगा कॉस का उल्टा यानी कि सेक। ऐसी अगर आप इसे देखें B/P, तो ये हो जाएगा आपका टेन का उल्टा यानी कि कॉट। तो ये इस तरह से छोटी सी ट्रिक है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब इसमें जो बात रही, और हम क्या क्या सीख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पहले हम एक तरफ एक जगह हम ये लिख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फिर मैं आपको इससे क्वेश्चंस करके बताऊंगी कि इसके सवाल कैसे बनते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक, देखिए भाई, ये पाइथागोरस थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है हमारी, ये इंपॉर्टेंट है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं? इसमें भी हमारे पास तीन आइडेंटिटीज है बेसिक, आप इसे याद कर लीजिए। पहली, अगर कहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो आप इसको फौरन 1 के बराबर लिख दें। साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ कंडीशन है ये जो थीटा और ये थीटा सेम होना चाहिए। अगर यहाँ 30 तो यहाँ पे भी 30 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? नहीं? अरे हाँ हाँ, कुछ तो बोलिए जी मैम। ठीक है, तो इसमें जो है साइन थीटा कॉस थीटा बराबर है किसके? 1 के, ठीक है। अब आपको बाकी और बतानी है तो कैसे बना सकते हैं कि साइन को आप यही रहने दीजिए। साइन को अगर मैं यही रखूं, अगर हम साइन की वैल्यू निकालनी है तो साइन स्क्वायर थीटा को यही रखें अगर हम, तो देखिए इक्वल टू की साइड 1 है नहीं, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा को उठा के इधर ले जाइए ना, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी ये बन गई हमारी। तो आपको सिर्फ ये वाली याद करनी है, ये पहली आइडेंटिटी याद करनी है, बाकी तो आप इसे ड्राइव कर सकते हैं।
ऐसी कॉस थीटा के लिए देखिए, अगर मैं कॉस थीटा को यहीं रहने दें अगर हम, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये जो साइन प्लस में इसको उठा के दूसरी साइड ले जाइए, तो ये हो जाएगा 1, ये साइन है ना प्लस का, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी से आपने 2 ड्राइव कर ली, नहीं तो 3 आइडेंटिटी हो गई, नहीं हो गई है। अब देखिए दूसरी, अब हमारे पास होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये दूसरी आइडेंटिटी जो हमें याद करनी है अच्छे से, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, अगर मुझे सेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी निकालनी है, तो ये जो टेन स्क्वायर थीटा माइनस में है वो अगर इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा, भाई हमें ये बात पता है, माइनस वाला दूसरी साइड जाता है तो प्लस में जाता है, प्लस वाला दूसरी साइड जाता है तो माइनस में जाता है, तो ये माइनस का है नहीं है, तो ये दूसरी साइड जाएगा तो ये किस में बदल जाएगा, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर मैं टेन के लिए निकालेंगे हम, तो देखिए टेन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी आइडेंटिटी निकालते हैं वो प्लस में होती है नहीं होती है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं टेन की। अगर आपको इतनी नॉलेज है तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो टेन माइनस का है आप सिंपल इधर ले जाओ और 1 को उठा के इधर ले आओ, तो टेन की निकल जाएगी आइडेंटिटी। या आप यहाँ से देखो टेन को, अगर मुझे टेन स्क्वायर थीटा की निकालनी है आइडेंटिटी, तो जिसकी भी आइडेंटिटी निकालनी है उसको अकेला कर दो, सिंपल अकेला इन द सेंस उसके साथ कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए, उसको दूसरी साइड लेके जाओ टर्म्स को, जो भी उसके साथ टर्म्स हैं, ठीक है। तो टेन स्क्वायर को तो यही रहने दो, ठीक है। ये वाला जो 1 ये प्लस का इसके साथ है नहीं है, तो ये छोड़ के जाएगा इसको, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का था तो दूसरी साइड आ गया -1, तो ये टेन स्क्वायर थीटा की भी आइडेंटिटी निकाल ली। अगर आपसे कोई पूछे तो टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो क्या बताएंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1, क्या बताएंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1। ऐसे ही एक और होती है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, भाई ये माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, इसको दूसरी साइड ले जाइए, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, एक ही आइडेंटिटी हो गई। मतलब आपने सिर्फ 3 याद करनी है, 1 2 3, बाकी ये तो इसका ड्राइव करा हुआ है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है, समझ लीजिए अच्छे से बस। अब कॉट के लिए निकालें तो कॉट को यही रहने दीजिए, देखिए कॉट को हम यही रहने दे रहे हैं, यहाँ से मैं क्यों नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि ये माइनस में है इसलिए हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये प्लस का 1 दूसरी साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1, क्लियर, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारी 9 आइडेंटिटीज हो गई हैं जो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद करना, इन्हीं के बेसिस पे हम इनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब कुछ बेसिक और चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। देखिए भाई, अगर कहीं साइन थीटा है तो हम इसको 1 कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के रिवर्स है ना, रेसिप्रोकल है। इसका मतलब ही ये होता है कि हम इन दोनों को, ये एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी कि आप इनको ऐसे लिख सकते हैं इनवर्स में। ऐसे ही ये जो होता है हमारे पास साइन का क्या हो जाता है, और क्या होता है कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 सेक थीटा। मतलब आप इसको देखिए, जैसे हमने साइन इज इक्वल टू 1 कोसेक लिखा, तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं कोसेक इज इक्वल टू 1 साइन। मतलब ये है कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, उल्टे हैं, उल्टा कर दीजिए ना, ठीक है। ऐसी सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक इज इक्वल टू 1 कॉस, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं नहीं। और आप ऐसे ही बहुत सारे बना सकते हैं। और देखिए जैसे हमारे पास होता है साइन कोसेक हो गया, जैसे टेन है हमारे पास, टेन थीटा है ना, टेन थीटा है तो टेन को हम 1 कॉट भी लिख सकते हैं, और कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1/10। और भी तरीके हैं, देखिए जो हमारे पास टेन होता है, आप ये बात याद रख लो, जो टेन थीटा है आपका वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का रेशियो होता है। जब हम साइन को कॉस से डिवाइड करते हैं तो टेन आता है, तो मतलब ये भी आपको याद करना है, ठीक है। और जब ये टेन है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉट, तो कॉट के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ इसका उल्टा कर दीजिए, कॉस ऊपर ले जाइए और नीचे क्या ले जाइए, साइन थीटा, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गई। अब एक लास्ट चीज बची है हमें जो आपको बतानी है, वो है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को किस तरीके से करें, इसको सीख लीजिए अच्छे से, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है। तो अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के लिए क्या चीज़ें याद रखनी है, सबसे पहले हमें ये बात पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने रेशियो हैं भाई, टोटल 6 रेशियो हैं, 3 मेन है। 3 मेन में कौन कौन से आ जाते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये 3 मेन है। अब इसके बाद साइन का उल्टा, साइन का रिवर्स क्या होता है, कोसेक थीटा, फिर कॉस का क्या होता है, सेक थीटा, फिर टेन का क्या होता है, कॉट थीटा। मतलब हमें बस ये आना चाहिए पहले, सबसे पहले तो ये 6 रेशियोज हो गए पक्के। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कुछ ऐसे एंगल्स हैं जो हमें दिए हुए हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कुछ ऐसे एंगल्स हैं जो हमें, जिस पे उनकी वैल्यूज हमें याद करने के लिए दी जाती हैं, जैसे होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री,
45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये वैल्यूज़ हमें दी जाती हैं। अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ साइन थीटा पे इन एंगल्स की वैल्यू याद करनी है, ठीक है। साइन थीटा पे इन एंगल्स की वैल्यू याद करनी है। अगर हमें साइन थीटा पे इन एंगल्स की वैल्यू याद होंगी तो हम बाकी खुद निकाल सकते हैं, तो हमें ज़्यादा याद करने के लिए नहीं चाहिए। तो साइन थीटा पे वैल्यू क्या होती है हमारे पास, साइन थीटा पे जो वैल्यू होती है वो होती है साइन थीटा, यानी कि साइन 0 डिग्री पे क्या होती है, 0 होती है। साइन 30 पे क्या होती है, 1/2, ठीक है। साइन 45 पे क्या होती है, 1/√2, ठीक है। साइन 60 पे वैल्यू होती है √3/2 एंड साइन 90 पे वैल्यू होती है हमारे पास 1। तो ये वाली वैल्यूज आप ये बिना देखे जल्दी से याद कर लीजिए। जैसे ही ये आपको वैल्यूज याद हो जाए बाकी आप खुद से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, जब आप साइन की ये 5 वैल्यूज याद कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल इनको रिवर्स कर दिए। जैसे हम उल्टी गिनती गिनते हैं ना जी, 1 2 3 4 5, तो अगर हम इसको रिवर्स करें तो 5 4 3 2 1 ऐसे कर सकते हैं। मतलब जो हमने यहाँ लास्ट में लिखा था वो पहले लिख दीजिए, है ना। मतलब उल्टा करना शुरू कर दीजिए, जो हमने यहाँ लिखा था वो यहाँ लिख दीजिए √3/2। अब ये तो बीच में आ गया, नहीं आ गया, ठीक है। और ये इधर आ जाएगा हमारे पास और 0 इधर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ से एक सवाल बनता है, पता है क्वेश्चन क्या पूछते हैं, क्वेश्चन में पूछते हैं कि साइन में, साइन और कॉस की, साइन और कॉस में कौन सा वो एंगल होता है जिन पे दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो आप ये बताइए कौन सा एंगल है जिस पे दोनों की वैल्यू सेम है, तो 45। अब आप ये देखिए ना, साइन थीटा पे भी 1/√2 है एंड कॉस थीटा पे भी क्या है, 1/√2। तो साइन 45 एंड कॉस 45 एक ऐसा एंगल है जिस पे दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें टेन थीटा, भाई टेन थीटा के लिए क्या करते हैं, तो जो टेन होता है मैंने आपको अभी बताया था कि तो जो टेन थीटा होता है वो हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा का साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो होता है। मतलब अगर हम साइन की वैल्यू को, यानी कि साइन 0 डिग्री पे जो भी वैल्यू है, अगर हम उसको कॉस 0 डिग्री की वैल्यू से डिवाइड करा दें तो हमारा टेन थीटा आ जाएगा। तो हम ये देखना है, देखिए साइन 0 डिग्री पे क्या है 0 एंड कॉस 0 डिग्री पे 1। तो अगर हम 0/1 लें, और आपको ये बात क्लियर करनी है, जब भी हमारे पास न्यूमरेटर में 0 होता है और डिनोमिनेटर में कोई भी वर्ड हो, कोई भी हमारे पास नंबर हो, ठीक है। अगर हमारे पास न्यूमरेटर में 0 है और डिनोमिनेटर में कोई भी वर्ड है तो आपको क्या करना है, सिंपल 0 लगा देना है। क्या करना है, सिंपल 0 लगा देना है। सो अब हमें क्या करना है, इसी तरीके से जैसे साइन 30 पे देखिए, है ना। अब टेन 30 के लिए आपको बनानी है, तो जो साइन 30 और कॉस 30 वाली जो वैल्यूज है उनको डिवाइड करा दीजिए। अब आप ये देखिए, जब 1/2 को हम √3/2 से डिवाइड कराएंगे तो इसका डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर वाली टर्म लिख लीजिए सिर्फ, यानी कि जो साइन 30 की ऊपर वाली टर्म है 1 और जो कॉस 30 की ऊपर वाली टर्म है √3, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ऐसे 45 को देखिए, जब आप साइन 45 और कॉस 45 को डिवाइड कराएंगे तो पूरी टर्म सेम है। तो जब पूरे ऊपर नीचे हमारे पास सेम टर्म होता है तो 1 लिखते हैं, नहीं लिखते हैं हम। और 1 के नीचे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे भी 1 ही होता है, ये बात याद रखनी है आपको। ऐसे यहाँ देखिए, जब हम साइन 60 को कॉस 60 से डिवाइड कराएंगे टेन 60 की वैल्यू के लिए, तो 2 से 2 कट गया तो ये बचेगा √3 और नीचे क्या रह जाएगा 1। अब इस कंडीशन को समझ लीजिए आप, भाई यहाँ साइन 90 पे वैल्यू 1 है, ठीक है, और कॉस 90 पे वैल्यू 0। जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 बचता है, देखिए ये वाली कंडीशन में न्यूमरेटर में ऊपर वाला नंबर 0 है, तो जब ऊपर वाला नंबर 0 होता है तो आंसर 0 बनता है। लेकिन जब नीचे डिनोमिनेटर 0 होता है तो वो नॉट डिफाइन बन जाता है। क्या बन जाता है, नॉट डिफाइन। क्या बनता है, नॉट डिफाइन। तो एन डी जो लिखा है मैंने, इसका मतलब है नॉट डिफाइन, या आप इसको इनफाइनाइट भी कहते होंगे जिसके लिए ये सिंबल लिखा हुआ जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं या नॉट डिफाइन भी लिख सकते हैं। अगर हमें ये समझ आ गया तो बाकी तो बहुत आसान है भाई। ये तो कोसेक है, कोसेक क्या बताया था, बार बार बताया जा रहा है कि ये सेक का इन्वर्स है। इन्वर्स मतलब उल्टा है। अगर 0 है तो 0 कब आता है, जब 0 आता है, 0 का जो उल्टा है, देखिए 0 कब आया, जब 0/1 हो गया। 0 कब आया, जब 0/1 हो गया। और नॉट डिफाइन कब आता है, जब 1/0 हो जाता है। तो आपको सिंपल क्या करना है, ये हो जाएगा हमारे पास साइन का हमारे पास साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, तो कोसेक की हो जाएगी नॉट डिफाइन। तो हमने क्या कर दिया, इसको नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट का सिंबल बना दिया, ठीक है। अब साइन 30 पे वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2। अब अगर आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे। जो कोसेक है वो साइन का सिंपल रेसिप्रोकल है, इनवर्स। सिर्फ आपको न्यूमरेटर को ऊपर ले जाना है, डिनोमिनेटर को नीचे लिखना है, सिंपल। ऐसे 1/√2 है तो ये हो जाएगा √2/1। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा 2/√3 एंड 1 के नीचे भी 1 ही है, तो 1 का रेसिप्रोकल या 1 का इनवर्स भी 1 ही होता है,
ठीक है। ऐसे इस तरीके से हमें क्या करना है। अब देखिए ये जो सेक है, सेक किसका होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो 1 के नीचे, अब अगर हम कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 है तो सेक 0 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी, सेक 0 डिग्री, ये एंगल है, इनकी वैल्यू ढूंढनी है हमें, ठीक है। तो कॉस 0 डिग्री पे 1 है, अब 1 के नीचे भी 1 ही होता है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। ऐसे ही √3/2 इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3, 1/√2 का करेंगे तो √2/1, 1/2 का करेंगे तो 2/1, और 0 का जो रेसिप्रोकल होता है वो इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइन। ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए tan 0 डिग्री, कॉट का क्या है 0 पे, तो 0 का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो नॉट डिफाइन आता है, ठीक है। ऐसे 1/√3 का रेसिप्रोकल किया जाता है तो √3/1, 1 के नीचे भी 1 है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। 1/√3 का 1/√3/1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3। एंड यहाँ पे क्या था हमारा फाइनल आंसर जो आया था वो आया था नॉट डिफाइन, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि अगर हम 0 को ऊपर ले जाते हैं तो पूरा आंसर क्या आता है 0। तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, अच्छे से इसको करके जाना है। अब हम करते हैं जो हमारे सवाल पिछले 5 साल के क्वेश्चन में या जो मॉडल पेपर में पूछे गए हैं, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लगाएंगे। चलिए हमारे पास एक प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो उसमें यहाँ क्वेश्चन नंबर सी में एक हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया गया है, इसको रीड करें। इफ 8 tan a इज इक्वल टू 15, अगर हमें 8 tan a 15 के बराबर दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन a। ये 1 नंबर का सवाल है, तो पहले हमें इजी सवाल करना है इसके, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया था अगर 8 tan a बराबर है 15 के, अब हम जानते हैं, अभी हम पीछे पढ़ के आए कि tan थीटा तो भाई p अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है, तो यहाँ तो कोई नंबर नहीं था ना। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ ये जो 8 है, यहाँ ये जो 8 है ये tan के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो आपको तो ये बात पता है ना, अगर आपको tan की वैल्यू निकालनी है तो इस 8 को अगर मैं इधर ले जाएं, मतलब इक्वल टू की तरफ ले जाएं, यानी कि दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में नहीं आ जाएगा, होगा नहीं होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan a इज इक्वल टू 15/8, ठीक है। इस 8 को आपको जो ये मल्टीप्लाई में है, आपको सिर्फ इसको डिवाइड में लेके आना है, यानी कि ये tan समझ में आ गए, सिंपल। तो ये कह रहे हैं साइन a की वैल्यू बता दो। अभी हम ये जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, वो पंडित भोले प्रसाद हर बोले वाली, उससे भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। अब आपको करना क्या है, हम ये जानते हैं भाई tan थीटा दे रखा है हमें 15/8, तो जो पहली वाली वैल्यू है इसकी जो न्यूमरेटर है वो परपेंडिकुलर है और जो नीचे वाली वैल्यू है वो बेस है, और जो हमारा साइन है उसमें चाहिए हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर तो आप इसे यहाँ से देख के डाल दोगे भाई, परपेंडिकुलर क्योंकि एंगल सेम है ना, ये भी एंगल ए के लिए पूछ रहे हैं, ये भी एंगल ए के लिए, तो परपेंडिकुलर तो 15 आ जाएगी यहाँ पे, है ना। लेकिन हाइपोटेन्यूज तो नहीं दिया ना। जब भी हमें कोई भी 2 साइड गिवन हो और तीसरी साइड निकालनी हो तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया जाता है। क्या अप्लाई किया जाता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। और अभी हमने पीछे बताया था पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। सिंपल आपको इस थ्योरम में ये पुट करना है। तो देखिए हमें h निकालना है, परपेंडिकुलर कितनी दे रखी है 15² एंड बेस कितना दे रखा है 8 का स्क्वायर, ठीक है। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 8 8 जा 64। अब आपको सिंपल इसको प्लस करेंगे, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 289 प्लस करके, ठीक है। तो स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। अब हम ये जानते हैं कि एक साइड स्क्वायर होता है तो दूसरी साइड क्या हो जाता है, अंडर रूट बन जाता है। एंड 289 17 का स्क्वायर होता है। अगर हम 289 का स्क्वायर देखें तो 17 है, मतलब 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 आ जाएगा, ठीक है। और हमें ये बात पता है कि रूट के अंदर कोई भी 2 नंबर होते हैं तो एक बार बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 17 बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने अपनी हाइपोटेन्यूज को फाइंड कर लिया। अब ये हाइपोटेन्यूज आपको फाइनल आंसर में पुट करनी है, तो ये हो गया आपका 1 नंबर का सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये देखिए 1 नंबर का सवाल ये आया था। तो इस तरीके से हमें समझ आएगा कि ट्रिग्नोमेट्री में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या कहा है, 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू, मतलब ये किसके बराबर होगा। तो जो अभी हमने पूरा आपको बताया है, पहले हम आपको पूरे चैप्टर की समरी दी थी कि इस चैप्टर में हमें ये फॉर्मूले तैयार करने, सबसे पहले वो करेंगे फिर हम अपने क्वेश्चन लगाते हैं। अब आप यहाँ देखिए, अभी हम आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा के आए हैं, तो tan 30 की वैल्यू आई होप अब आपको याद हो गई होगी। अब ये देखिए ये 2 है, अब 2 tan 30 की जो वैल्यू है, 2 और tan 30 की वैल्यू, tan 30 में कोई साइन नहीं, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई लगाइए, 2 मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या लगाएंगे, मल्टीप्लीकेशन का साइन। अब tan 30 की वैल्यू आप ट्रिग्नोमेट्री
ट्रिग्नोमेट्री टेबल से या कहीं से भी याद करिए सही से, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/√3, ठीक है। ये बस हमें क्या करना है, सिंपली पुट करना है, कुछ नहीं करा है। अब ये देखिए, ये डिवाइड का निशान लगा दीजिए, 1 माइनस फिर tan 30 की वैल्यू 1/√3। अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, स्क्वायर लगा देना है। अब सिंपल इसको सॉल्व करना है। देखिए 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, अगर मैं इसको यहीं लिख दूं 2 1 जा 2 और ये √3, ठीक है। एंड 1 माइनस, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक एक स्टेप करके सॉल्व करते जाना है। 1 माइनस, अब आप ये देखिए स्क्वायर है। अब ये जो स्क्वायर है ये पूरे नंबर पे भी है। स्क्वायर जब इस तरीके से लगता है तो वो न्यूमरेटर पे भी होता है, डिनोमिनेटर पे भी। और जब 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 1 जा 1, लेकिन जब हम रूट का स्क्वायर करेंगे तो जब भी हमारे पास किसी रूट के नंबर पे स्क्वायर लगता है तो वो रूट कैंसिल होता है, सिर्फ ये नंबर बचेगा। समझ आ रही है बात? ये क्या बचेगा, सिर्फ ये 3 रह जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लो। अब इसका आप एलसीएम करो, ठीक है। तो ये 2/√3 जैसा था वैसे ही कर लिया हमने। इसके बाद ये स्टेप, फिर इसके बाद ये स्टेप, ठीक है। अब देखिए, जब भी कोई नंबर है 1, कोई नंबर हो, है ना, और उसके साथ 1 हो तो इसका एलसीएम लेते हैं ना। जब भी कोई नंबर है उसके साथ 1 है, इसका एलसीएम वही आएगा। तो 3 और 1 का एलसीएम करेंगे तो 3 ही आता है। अब इसके जो ऊपर के नंबर कैसे लिखते हैं भाई, हम ये चेक करते हैं। इसकी डिनोमिनेटर को देखिए, इसकी टेबल में देखिए, 1 की टेबल में जो एलसीएम वाला है उसको चेक करते हैं। 1 की टेबल में 3 कितनी बार में आता है, 3 बार में। अब वो जो 3 आया उसको जो न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, या सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ये हर जगह नहीं चलता है क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 1 जा 3, माइनस का जो साइन है यहाँ लगाइए। अब देखिए 3 की टेबल में 3 की टेबल में 3 जो है 1 बार में, 1 1 जा 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1। तो देखिए यही तो हो गया, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1। अब हम क्या कर सकते हैं आगे, 2/√3। अब 2 माइनस 3 माइनस 1 तो आ जाएगा 2/3, ठीक है। अब इस चीज को मैंने यहाँ देखिए, अब हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास इस तरीके की टर्म होती है जिसमें ये पूरा डिनोमिनेटर है, देखिए ये पूरा डिनोमिनेटर है, ये भी फ्रैक्शन में, ये पूरा ये पूरा न्यूमरेटर है, ये पूरा डिनोमिनेटर है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो नंबर होता है इसको तो ऐसे ही लिखा जाता है, यानी कि 2/√3 को ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन ये जो डिवाइड का निशान है इसे मल्टीप्लाई में बनाएंगे। तो जो नीचे वाला नंबर था ना, इसका रेसिप्रोकल होता है। नीचे जो नंबर होगा, ये जो नंबर है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 3 ऊपर पहुंच जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या हुआ, आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास, 3/√3 बचेगा, नहीं बचेगा। अब अभी जो हमारा ऑप्शन है, देखिए हमारे ऑप्शन कुछ इस तरीके से, आंसर अभी आया ही नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें अपना आंसर लेके आना है इनमें। तो हम क्या करेंगे, आप ये बात जानते हैं कि हमें ना ये जो रूट का नंबर है, ये रूट का 3, डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए। अब मुझे इस रूट को हटाना है ना। एक तो सिंगल तरीका आप ही समझ लीजिए। देखिए हमने ये सीखा था कि जब भी हम कोई भी 2 रूट के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे रूट का 3 और रूट की 3 को रूट की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सादा 3 आएगा, नहीं आएगा। हाँ। जब भी कोई भी दो रूट के नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो सिंपल 3 लिखते हैं। अब आप ही बताओ, आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप इसका जो है रेशनलाइजेशन कर लो, या आप एक तरीका ये है कि ये जो 3 है ये तभी तो आया होगा जब 2 रूट के 3 मल्टीप्लाई हुए हैं। तो इस 3 को ऐसे लिख दो ना, √3 मल्टीप्लाई √3 सिंपल, और नीचे तो √3 है ही। ये 3 जब ही तो आया जब इस 2 रूट के 3 को मल्टीप्लाई, तो हमने इसको उल्टा कर दिया ना। अब इससे क्या होगा, एक रूट के 3 से एक √3 मल्टीप्लाई, सॉरी ये कट हो गया है ना, तो ये हमने कैंसिल कर दिया। तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ √3 बचेगा। अब ये जो √3 है, देखिए ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इससे ज्यादा हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में हमें 4 ये ऑप्शन दे रखे हैं, अब ये दे रखा है, यानी कि ये जो √3 है इनमें से ये किसकी वैल्यू है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होनी चाहिए ना पहले। तो cos 60 की वैल्यू तो √3/2, cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो ये नहीं हो सकता है ना, हमारा तो √3 आया है। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये भी नहीं हो सकता। sin 30 की वैल्यू होती है हाफ 1/2, ये भी नहीं हो सकता। और sin 60 की वैल्यू होती है √3, यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर है वो 10 60 है, क्योंकि tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो ये किसकी वैल्यू है, tan 60 की, ठीक है। हम ये जानते हैं कि tan 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। क्या होती है, √3। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है।
इसमें क्या है, इफ x tan 45 cos 60 बराबर है tan 60 cot 60 के, द वैल्यू ऑफ x विल बी। तो ये जो x है ना, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है हमसे, ठीक है। इनमें से ये 4 ऑप्शन है, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए x tan 45 cos 60 यहाँ इक्वल टू sin 60 एंड cot 60 ये वैल्यू दी है, तो इस x की वैल्यू बताइए। अब अभी हम भाई जहाँ पे भी आप ये देखें ना, sin 45 tan 45 मतलब एंगल देखिए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 डिग्री 90 डिग्री, अगर कोई एंगल आ रहे हैं और उनमें ये साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल से लिए गए और उनकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तो ही तो आप पुट करेंगे ना इसको। अब देखिए, अब आप ये देखिए, ये इक्वल टू है, इक्वल टू का ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड। अब आप ये देखिए कि x tan 45 cos 60, इनके बीच में कोई साइन नहीं है ना, जब कोई साइन नहीं होता वहां मल्टीप्लाई होता है, यानी कि ये x मल्टीप्लाई। अब tan 45 की वैल्यू क्या बताई थी भाई 1, ठीक है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ये हमने सिर्फ वैल्यू पुट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल से जो याद करेंगे, ठीक है। sin 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2, फिर कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई। अब cot 60 की वैल्यू, आप tan 60 याद है आपको, tan 60 क्या होती है हमारे पास √3, तो cot 60 हो जाएगा 1/√3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपल इस x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए 1 1 जा 1, तो x 1 से मल्टीप्लाई करेगा x, तो 1 तो ऊपर है होता है, तो बस x 1 जा x आ जाएगा, ठीक है। और नीचे 2 है तो 2 लगा दीजिए। अब आप यहाँ देखिए इक्वल टू के साइड ऊपर नीचे सेम टर्म होती है तो कैंसिल कर देते हैं, √3 से √3 गया तो क्या बचेगा, ये 1/2 आएगा। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इस x की, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको अकेला कर दो, उसके साथ कोई टर्म नहीं होनी चाहिए, ना माइनस में, ना मल्टीप्लाई में, ना डिवाइड में, ना प्लस में। अब आप ये देखिए, ये 2 जो है इस x के साथ डिवाइड में है नहीं है, क्योंकि नीचे है। अगर ये डिवाइड में है तो अगर मैं इसको इक्वल टू की इधर लेके जाऊंगी तो डिवाइड वाला किस में जाता है, मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1/2 है इधर, तो मल्टीप्लाई, ये जो 2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब आप यहाँ देखिए ऊपर नीचे फिर सेम टर्म आ गई, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 बचेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, तो ये हमें ऑप्शन दिए थे, इसमें हमारा टिक लगा देंगे 1, ठीक है। अब देखिए एक ये क्वेश्चन है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का 2 नंबर का सवाल है। इसमें कह रहे हैं इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है 4/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, यानी कि इसको सॉल्व करना है। अब इस केस में क्या करें, देखिए भाई हमें साइन थीटा दिया है 4/5, तो साइन थीटा दे रखा है और tan cos sec cot इसकी वैल्यू, इसे सॉल्व करके बताना है हमें इसका आंसर क्या आ रहा होगा। अब हमने आपको सबसे पहले बताया था कि जो साइन होता है इसको हम क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज p/h होता है, नहीं, यानी कि हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेन्यूज दे रखा है, बेस नहीं दे रखा है। तो पहले आप पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकालो। क्यों जरूरत है बेस की, इसलिए जरूरत है क्योंकि हमें यहाँ पे जो रेशियोज दे रखे हैं वो tan cos sec और cot, इनमें बेस आता है, इसलिए हमें बेस की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, h² इज इक्वल टू p² प्लस b², ठीक है। अब h क्या है हमारे पास 5, तो h की जगह रखिए 5 का स्क्वायर, p क्या है 4, 4 का स्क्वायर, बेस निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है 5 5 25, ठीक है। 4 का स्क्वायर 4 4 16 प्लस b², ठीक है। अब ये 25 है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको अकेला करेंगे तो ये इक्वल टू है, ये 16 उठ के जाएगा तो ये प्लस का है ना अभी, तो ये माइनस का 16 हो जाएगा, ठीक है। अब 25 में से 16 गए तो कितने बचेंगे 9, ठीक। तो b² के आगे 9, लेकिन हमें b² की वैल्यू थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए b की, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा नहीं। और ये जो 9 है ये किसका स्क्वायर होता है, 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे बेस फाइंड कर लिया। अब ये जो बेस फाइंड करा है, इससे पहले आप ये सारे जो रेशियोज है ये निकालिए। tan क्या होता है सबसे पहले एक एक करके निकालिए, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो p क्या है यहाँ से देखिए 4 है ना, और बेस क्या है 3, तो इनकी वैल्यूज निकालिए। अब tan है, अब क्या है cos, जितने हमें दे रखे हैं ना, जो भी क्वेश्चन में पूछा वो निकालो। अब cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब बेस क्या होता है भाई, बेस क्या है हमने जो निकाली, बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो बेस है 3 और हाइपोटेन्यूज क्या है 5। इसी तरीके से निकालिए भाई सेक थीटा क्या होता है हमारे पास h/b, तो h/b तो आप इसका ही रेसिप्रोकल कर दीजिए, h क्या है हमारे पास 5 और b क्या है हमारे पास 3, और क्या बचा हमारे पास cot, और cot क्या होता है हमारे पास b/p, तो ये tan का होता है रेसिप्रोकल, आप ही जानते हैं, ठीक है। तो बेस क्या है हमारे पास 3 और परपेंडिकुलर क्या है 4। तो ये सारी जो वैल्यूज हमने यहाँ पे फाइंड करी हैं, ये सारी वैल्यूज आपको अपने इस क्वेश्चन में पुट करनी है, ठीक है। अब तरीका क्या होता है भाई, ये 4 का 4 लिखिए, कोई साइन नहीं दोनों के बीच में, 4 और 10 के बीच में, तो क्या आएगा मल्टीप्लाई। अब tan थीटा की वैल्यू तो हमने यहाँ से निकाली ना, tan थीटा कितना है 4/3, तो ये आ गया 4/3 माइनस 5। अब 5 और cos के बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई लगाइए, cos की वैल्यू कितनी है 3/5,
ठीक है। ये डिवाइड का निशान, डिवाइड लगा दीजिए पूरा, ठीक है। सेक की वैल्यू क्या है 5/3 प्लस 4 और कॉट के बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई लगाइए, ठीक है। कॉट की वैल्यू क्या है 3/4। तो ये कहाँ से लिखी है हमने वैल्यूज, ये हमने यहाँ पे फाइंड करी थी सारी वैल्यूज, ठीक है। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री का पता है आपका बहुत सिलेबस कम हो चुका है, पहले अच्छा खासा सिलेबस था जिसमें हमें 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा ये सब हटा दिए गए ट्रिग्नोमेट्री से। तो जितना ही सिलेबस है उसको पूरा करके जाना है। अब आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करिए इसको। 4 4 जा कितना होता है, 4 4 जा 16 और नीचे 3, ठीक है, माइनस 5 3 जा 15/5, ये पूरा डिवाइड का निशान, ठीक है। 5/3 प्लस 4 3 जा 12/4। अब आपको इसका क्या करना है भाई, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो आपको सिंपल मैथ्स आनी चाहिए, सॉल्व करना आना चाहिए। जब हम 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 3 5 का एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा, 5 3 से 15, ठीक है। तो हमने इसका 3 और 5 का एलसीएम लिया तो क्या आ गया हमारे पास 15। अभी ये ऊपर वाले का है, देखिए अभी न्यूमरेटर का कराई तो ये वाला साइन है ये, ठीक है। अब 3 और 5 का एलसीएम लिया 15। अब ये देखिए इसके ऊपर की टर्म लिखने के लिए हम कैसे देखते हैं, 3 की टेबल में 15 कितनी बार में आता है ये चेक करते हैं। 3 की टेबल में 15, अब 3 की टेबल में 15 कितनी बार में आता है, 5 बार में। वो जो 5 है उसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, वो जो 5 आया है उसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 × 16, तब आएगा आंसर। ऐसे देखिए 5 की टेबल में 15 कितनी बार में आएगा, 3 को करिए 15 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसे नीचे देखिए अब क्या है 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 3 4 जा 12, ठीक है। अब इसका देखिए 3 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ऐसे ऊपर के आंसर आते हैं, ठीक है। अब 4 की टेबल में देखेंगे, 4 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 3 को करेंगे 12 से मल्टीप्लाई। सिर्फ आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और लिख देना है, ठीक है। अब जब हमने क्या करा, यहाँ देखिए भाई 16 है हमारे पास, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 आता है, 80 आएगा ना। जब हम 5 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 की 5 में टेबल पढ़ेंगे तो क्या आएगा 80। तो ये आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट 80 माइनस 15 3 कितना होता है हमारा, 15 3 जा 45, ठीक है, अपॉन 15 और 4 5 जा 20 प्लस, ठीक है, 3 2 जा 6 3 1 जा 3 अपॉन 12। तो ये हमने वो जो चीज़ हमारे पास यहाँ थी इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया है, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है हमें, सिंपल जो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे 2 नंबर का सवाल है। अब 80 में से 45 को करिए माइनस, ठीक है भाई। 80 में से 45 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7, ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 35, तो हो जाएगा 35/15। अब इनको करिए प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 56/12, ठीक है। अब इसको पूरा सॉल्व करने के लिए भी बता दें, जब भी हमारे पास इस तरह की टर्म आती है तो ये आ जाएगा 35/15, और ये जो डिवाइड का निशान है सब मल्टीप्लाई में ले जाते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 12 ऊपर चला जाएगा, 56 आ जाएगा नीचे। अब ये जितना कैंसिल हो सकता है उतना कैंसिल कर दिए 3 की टेबल से, जिससे भी जा रहा है देखिए 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ठीक है। और अभी ये जा रहा है 2 से, ये जा रहा है ना, ये दोनों टर्म मतलब ऊपर नीचे एक ही टेबल से जानी चाहिए। 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अभी ये और जा रहा है देखिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है। तो ये हो गया 35 एंड 5 अपॉन, ठीक है, 14। और देखिए ये भी जा रहा है 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी कि 1/2 आंसर आ गया फाइनल हमारा। तो ये फाइनल आंसर 2 नंबर का सवाल था। ये ट्रिग्नोमेट्री में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब है हमारे पास ये 2023 का हमारे पास पेपर है, उसमें एक क्वेश्चन आया था ट्रिग्नोमेट्री का। इफ cos a इज इक्वल टू 7/25 देन द वैल्यू ऑफ tan a प्लस cot a। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया है कि cos a बराबर है 7/25 के, मतलब cos की वैल्यू गिवन है, तो आपको tan a की वैल्यू में प्लस करना है cot a की वैल्यू को। अब हमने आपको पढ़ाया है भाई, जो हमारा cos होता है वो क्या होता है, cos बराबर होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब ये जो इसकी ऊपर वाली वैल्यू है ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। मतलब हमें यहाँ पे बेस दे रखा है और हाइपोटेन्यूज दे रखी है, परपेंडिकुलर बतानी है। तो जब भी हमारे पास कोई भी 2 साइड गिवन होती है, तीसरी निकालनी होती है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। अब यहाँ से h की वैल्यू है हमारे पास 25, तो 25 का स्क्वायर, हमें p की वैल्यू निकालनी है, b का है हमारे पास, b है हमारे पास 7 का स्क्वायर, एंड 25 का स्क्वायर होता है 6 2 5
इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49। जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसे अकेला करेंगे, मतलब ये जो टर्म है 49 ये प्लस में दूसरी साइड चली जाएगी माइनस में, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब 625 में से हमें 49 को, तो 15 में से 9 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास, 15 में से 9 गए 6 बचेंगे, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 61। 61 में से 4 चले गए तो कितने बचेंगे, 61 में से 4 गए तो 57, यानी कि 576, और 576 ये पी स्क्वायर है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, पी की, तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड रूट लग जाता है। अब 576 किसका हमारे पास 576 किसका रूट होता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप एलसीएम भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि 576 जो होता है वो हमारा किसका रूट होता है। आप इस तरीके से देख लीजिए करके इसको, ये होता है हमारे पास 24 को जब हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 आ जाता है। आप एलसीएम करके भी देख सकते हैं, 576 का एलसीएम करेंगे तो उससे भी हम पता लगा सकते हैं कोई भी नंबर किसका रूट होता है। कैसे भाई, देखिए 2 2 जा 4, 1 इधर कैरी, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 है ना। फिर 2 देखिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, एंड आप जानते हैं 144 होता है 12 का। 15 तक या 20 तक तो हमें एटलीस्ट याद होने चाहिए स्क्वायर, ठीक है। तो 12 ये हो गया आपका 12 का। सो ये अगर आप इसको रखेंगे, कोई भी टर्म हमारे पास रूट के अंदर होगी, ठीक है, तो दो जैसी मतलब सेम टर्म 2 बार होती है तो बाहर यहाँ से 12 बाहर आएगा, यहाँ से 2 बाहर आएगा, तो हो गया नहीं हो गया 24। तो पी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 24। तो इस तरीके से हमने बताया पी की वैल्यू यानी कि परपेंडिकुलर आ गई है हमारे पास 24। अब आपको क्या करना है, ये जो परपेंडिकुलर आ गई है उसकी मदद से आपको पहले tan और cot की वैल्यू लिखी है। अब हम ये जानते हैं जो tan होता है हमारे पास, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan की वैल्यू क्या होती है, p अपॉन बी। यस मैम। कैसे याद करा था हमने ये, पंडित कैसे याद किया था, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। तो जो पहली वाली होती है वो होती है साइन के लिए, जो दूसरा होता है वो कॉस के लिए होता है, तीसरा होता है tan के लिए। तो tan p बाई बी ऐसे याद रहेगा, ठीक है। तो p बाई बी, तो p क्या है हमारे पास 24 और बेस क्या है हमारे पास 7 प्लस कॉट जो है वो आप ही जानते हैं, ये tan का रिवर्स है। ये कॉट जो होता है ना वो tan का रेसिप्रोकल होता है, ये इनवर्स होता है, यानी कि 7 को अगर हम ऊपर ले जाएं 24 को नीचे ले आए तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉट। अब इसको सिंपल क्या करना है आपको, इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, और 7 का और 24 का क्या लेना है आपको, एलसीएम लेना है। तो आप इसका एलसीएम लेके देख सकते हैं 7 का एंड 24। अब आप ये जानते हैं 2 से स्टार्ट करेंगे, 7 का 7, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा है ना 7 का 7 एंड 2 6 जा 12, फिर 2 से जाएगा 2 3 जा 6, ठीक है। अब आप 7 का 7 फिर 3 से चला जाएगा एंड फिर 7 1 जा 7, यानी कि हम ये कह सकते हैं इन दोनों में से कोई भी एक ऐसी भी टर्म नहीं थी, यहाँ पे दोनों एक ही टेबल में नहीं आते। तो सिंपल हम ये भी कह सकते हैं कि 7 को 24 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी वही आंसर आएगा, ठीक है। 7 को अगर हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी मतलब जो हमारा एलसीएम होगा वही आएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख देंगे ना 7 मल्टीप्लाई 24 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम इसे चेक करते हैं कि 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, जो नहीं होता वही तो ऊपर जाता है, तो जो नहीं है अब यहाँ पे भी 7 है, मतलब हम ये कह सकते हैं 7 की टेबल में ये नंबर कितनी बार में आएगा, तो 24 टाइम्स आएगा, क्योंकि अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं ना तो 24 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है, 24 नहीं, तो 24 को 24 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। 24 को 24 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, प्लस अब यहाँ 24 है, यहाँ पे भी 24 है, 7 नहीं है, तो 7 7 जा 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम 24 को 24 का हमें स्क्वायर याद होता है 576 प्लस 7 7 जा 49, ठीक है। और जब हम 7 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28, 2 उधर कैरी, 7 2 जा 14, 15 16। अब इन दोनों को सिंपल प्लस कर लीजिए आप, 576 को 49 प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया 625, क्या आ गया 625। अब इसको हम 168 से डिवाइड कर लेंगे, अगर ये कैंसिल हो सकता है तो काट देंगे, वरना आप यहाँ पर ही आंसर छोड़ सकते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर ये कैंसिल होगा किसी भी टेबल से तो हम इसे कैंसिल करेंगे। अब आप ये देख सकते हैं ये किसी भी टेबल से नहीं जा रहा है, तो इसको आप यहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब है हमारे पास ये एक ऐसा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का जो मैंने
जो मेरे पास लास्ट 4 ईयर के पेपर है उसमें मैंने ये सवाल देखा है, थोड़ा सा बस चेंज होता है, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ये मान लीजिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ट्रिग्नोमेट्री में कोई सवाल रिपीट हो रहा है ना, वो ये क्वेश्चन है। सो इसको बहुत अच्छे से करके जाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं समझिए इसको। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि इफ cos a माइनस बी बराबर है √3/2, तो आप इसको लिख लीजिए। देखिए cos a माइनस बी किसके बराबर है, √3/2 के, ठीक है। अगर cos a माइनस बी √3/2 के बराबर है एंड sin a प्लस बी sin a प्लस बी बराबर है, इक्वल है किसके, √3/2, तो ठीक है। एंड और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो a प्लस बी है, यानी कि अगर जो भी हमारे पास a क्या है भाई, कोई एंगल ही तो होगा, a और b कोई एंगल है, तो a और b को अगर प्लस करेंगे तो ये 0 से ग्रेटर है। देखिए ग्रेटर का साइन मतलब a b को सम करेंगे तो 0 से बड़ा आएगा, और 90 से इक्वल टू भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। एंड एक और कंडीशन दे दी, जो a है ना वो b से बड़ा है, a इज ग्रेटर देन b, तो देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए भाई इसमें बस सिंपल सी एक चीज़ है जो आपको याद रखनी है, वो ये याद रखनी है, यहाँ देखिए ये इक्वल टू है, इक्वल टू के जो लेफ्ट हैंड साइड पे आप कॉस देख रहे हैं यहाँ पे, तो आप ये सोचिए आपको क्या करना है, कॉस a माइनस भी यहाँ दिया है, तो आप सबसे पहले यहाँ कॉस देखें, यहाँ पे जो भी रेशियो देखें, मतलब जो भी देखें साइन कॉस में, तो आप ये देखो इसकी टेबल में, कॉस की टेबल में √3/2 कब आता है, कॉस की टेबल में √3/2 कब आता है, तो कॉस 30 पे है ना, कॉस 30 पे √3/2 आता है। फौरन समझ जाइए देख के ही। ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ साइन है तो साइन में अब जब यहाँ √3/2, तो फौरन देखिए साइन की टेबल में √3/2 कब आता है, तो ये तो ऐसे ही लिखेंगे हम साइन a प्लस बी, ठीक है। साइन की टेबल में √3/2 आता है साइन 60 पे, तो सबसे पहला काम हमारा ये। अब आप ये देखिए इक्वल टू के यहाँ देख रहे हैं आप, इधर भी कॉस इधर भी कॉस, तो ये जब आपने देखा दोनों साइड कोई सेम टर्म होती है, कैंसिल हो जाती है, आपको क्या करना है, इसे कैंसिल नहीं करना है, इसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाइए। मतलब यहाँ और कॉस, यहाँ पे भी कॉस, तो कॉस कॉस को भूल के, या आप ये मान लीजिए कि इसे कैंसिल हो गया ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पे ये आ गया, ऐसे यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, इसे भी इग्नोर करके यानी कि कैंसिल करके आगे बढ़ जाइए। तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये आपकी दो इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो ये बन गया देखिए a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, और ये हो गया आपका a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये कुछ लीनियर इक्वेशन टाइप की इक्वेशन बन गई ना, वहाँ पे हम एक्स वाई यूज करते हैं, यहाँ पे ए भी है, बात तो एक ही है। अब आप देखिए हम यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करना कैसे बताते हैं, आप ही देखिए क्या कोई टर्म सेम है, और देखिए यहाँ पे सेम तो ए भी है, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी है, लेकिन बी पे देखिए ये बी यहाँ पे प्लस का है, ये माइनस का है, एंड वी नो दैट एक प्लस का और एक माइनस का कैंसिल हो जाता है, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब ये a प्लस ए क्या हुआ, 2a इज इक्वल टू 60 और 30 90। तो यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो 90 जो हमारे पास a की, देखिए a और 2 के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई जब दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये a की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 45, ठीक है, 45 डिग्री। अब ये जो a की वैल्यू है आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर दो तो b की वैल्यू आ जाएगी। सपोज ये वाली a की वैल्यू मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, तो ये a प्लस बी इक्वल टू 60 था नहीं, तो a की वैल्यू आप 45 रखो प्लस b इज इक्वल टू 60। अब जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे अकेला करिए, 45 इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 15 हो गई नहीं जी। तो ऐसे हमने a और b दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली, और इसे कंडीशन के हिसाब से भी आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा था कि a की वैल्यू जो है ना वो ग्रेटर है b से, तो सही तो है, a की वैल्यू a क्या है 45 और b क्या है 50। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। ये इस तरीके का, देखिए इसमें कह रहे हैं sec a प्लस tan a, ठीक है, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन इज इक्वल टू। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इनमें से क्या आंसर आएगा। तो इस तरीके के जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तो हमें क्या करना है, देखिए जब ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो आपको क्या करना होता है, हमें इसको ईजी फॉर्म में लेके आना। देखिए sec, हम ये चाहते हैं कि हर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारा साइन और कॉस में आ जाए। देखिए मैंने आपको बताया है कि जो tan है वो tan भी तो साइन कॉस का ही रेशियो होता है, यानी कि tan कब आता है जब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करते हैं, और sec क्या होता है, ये साइन का रेसिप्रोकल है, और tan क्या है, साइन अपॉन कॉस है। तो मतलब हर चीज को आपको साइन और कॉस में बदल देना है। देखिए इस sec को हमें ये पता है कि sec जो है वो sec जो होता है ना वो कॉस का होता है। sec देखिए जब हम कॉस
थीटा लिखते हैं तो कॉस थीटा जो है 1/sec थीटा भी लिख सकते हैं। कॉस और सेक जो है ना वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल या इनवर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सेक है तो हम इसे लिख सकते हैं 1/cos A प्लस ऐसे ही हमारे पास ये क्या है tan। तो tan हमें पता है tan क्या होता है भाई, tan थीटा जो होता है वो बराबर होता है sin A प्लस cos A। जो भी हमें एंगल दिया है हमें वो रखना है। तो tan को हम क्या रखेंगे, sin A अपॉन cos A। अब क्योंकि ये ब्रैकेट था ब्रैकेट बना दीजिए और यहाँ पे है ही 1 माइनस साइन A, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दीजिए, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वह 1 होता है, ठीक है। अब देखिए भाई अगर हमारे पास जो फ्रैक्शन की टर्म होती है, आप ये बात जानते हैं भाई डिनोमिनेटर सेम है तो उसे एक बार लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर सेम है बिल्कुल तो एक बार उतार लीजिए, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन A, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 1 प्लस साइन A। अब यहाँ देखिए ये क्या है 1 माइनस साइन A और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखना चाहे लिख दिए वरना कोई बात नहीं है। अब आप इस चीज को जरा गौर से देखिए, जो इसका न्यूमरेटर है देखिए ये 1 प्लस साइन A ब्रैकेट में, ये 1 माइनस साइन A। तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास A प्लस बी और A माइनस बी, मतलब कोई सेम टर्म है। देखिए A यहाँ पे B यहाँ पे B है ना, B यहाँ पे B यहाँ पे B, फर्क क्या है बस प्लस और माइनस का। ऐसे यहाँ देखिए यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी साइन है यहाँ पे भी साइन है, फर्क किसका है प्लस माइनस का। तो ये फॉर्मूला होता है किसका, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन कॉस, ठीक है। अब 1 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसपे हम स्क्वायर लगाएं क्यूब लगाएं कोई भी पावर लगा दे 1 1 से 1 ही रहेगा, तो 1 का 1 लिख दें, कोई प्रॉब्लम। माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन और नीचे है कॉस A। अब हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बताई थी 1 माइनस, मैंने आपको बताया था कहीं पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है उसे फौरन 1 लिख देते हैं नहीं। अब देखिए अगर मैं ये जो साइन है इसे उठा के दूसरी साइड ले जाएं तो कॉस की आइडेंटिटी आएगी नहीं, कॉस को यहीं रहने दीजिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ये साइन इधर ले जाएं तो साइन स्क्वायर थीटा आता है नहीं। यानी कि अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहीं लिखा है तो उसकी जगह आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटी आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम, कॉस स्क्वायर A अपॉन, क्योंकि यहाँ पे तो भाई एंगल A है ना, यहाँ थीटा बता रहे हैं तो यहाँ जो भी एंगल होता है वो लिखना है और नीचे कॉस A। अब आप ये देखिए स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पे कॉस 2 टाइम्स है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस A मल्टीप्लाई कॉस A और नीचे क्या है कॉस A, ठीक है। तो ऊपर नीचे सेम टर्म तो ये कैंसिल कर दीजिए तो क्या बचेगा कॉस A। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया कॉस A। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा 4th वाला आंसर इसका सही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अब नेक्स्ट देखिए एक हमारे पास इसमें जो सवाल बना है इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे यहाँ पे दिया है क्वेश्चन C, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं हम हाथ के हाथ ही, ठीक है। सो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, इसमें है हमारे पास अंडर रूट, ये है अंडर रूट 1 माइनस कॉस A अपॉन 1 प्लस कॉस A, 1 माइनस कॉस A अपॉन 1 प्लस कॉस A इज इक्वल टू कोसेक A माइनस कॉट A। देखिए भाई इस तरीके से जो भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे ना, इसका मतलब होता है हमें राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड को बराबर प्रूव करना है। क्या करना है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को बराबर करना है हमें, ठीक है। तो यानी कि आपको देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमें दोनों साइड भी सॉल्व करनी पड़ती हैं ट्रिग्नोमेट्री में। कभी कभी ऐसा होता है कि एक साइड सॉल्व करते हैं तो दूसरा आंसर आ जाता है, ठीक है। अब हमें यहाँ देखना है, देखिए यहाँ जो नंबर है इस पूरे पे रूट है, इस पूरे पे क्या है नंबर पे रूट। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो हम इसमें एक चीज कर सकते हैं कि पहले तो ये नंबर रूट बड़ा कर दीजिए, ये जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिखिए 1 माइनस कॉस A अपॉन 1 प्लस कॉस A, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका रेशनलाइजेशन करवाना है। रेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो भी नंबर नीचे होता है उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, बस साइन बदल के। यहाँ प्लस है तो ये 1 माइनस कॉस A अपॉन 1 माइनस कॉस A, ठीक है। पहले एक साइड को सॉल्व कर लीजिए, इसको भी देखते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा पता है, आप भी देखिए 1 माइनस कॉस A, एक ये ब्रैकेट हो गया, ये दोनों ब्रैकेट मतलब दोनों को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। जब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस A, यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस A, तो आप ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस A का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स है ना। और नीचे देखिए ये वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, जरा इसे गौर से देखिए, ये 1 प्लस कॉस है, ये 1 माइनस कॉस है, ये भी 1 ये भी 1, ये भी कॉस ये भी कॉस, फर्क किसका है प्लस माइनस का। तो अभी बताई थी मैंने आपको आइडेंटिटी A प्लस बी A माइनस बी की, क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर A, ठीक है।
और ये रूट लग ही रहा था तो उस पर भी रूट लगा देते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट अब आप ये देखिए, अब ये मैंने अभी बताया था कि 1 के ऊपर स्क्वायर या रूट मतलब सॉरी कोई भी पावर का कोई मतलब नहीं होता, तो हम इसको सिंपल ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए, इसका तो होल स्क्वायर आ गया ऊपर, तो आप इसको ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, आइडेंटिटी है किसकी, साइन स्क्वायर ए की, साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज पे हम कराते हैं। सो ये हो जाएगा, देखिए हो गया 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए पे पूरा स्क्वायर है और यहाँ पे क्या था नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे जो स्क्वायर है ये सिर्फ कॉस पे है। तो ये आइडेंटिटी होती है किसकी, साइन स्क्वायर थीटा की। किसकी होती है, साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि हम यहाँ पे ये लिख दें 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब आपको ये बात पता है रूट के अंदर कोई भी दो टर्म होती है सेम, वो एक बार बाहर आती है। अब जरा देखो, न्यूमरेटर में ऊपर वाले में ये ब्रैकेट 2 बार है, नीचे ये साइन 2 बार है, बात समझ में आ रही नहीं। तो यहाँ से बाहर आएगा नहीं आएगा, तो ये आएगा 1 माइनस कॉस ए, तो ऊपर से बाहर निकलेगा। कोई भी टर्म रूट में 2 बार होती है तो एक बार बाहर आ जाती है और नीचे से एक बार सिर्फ साइन आएगा, ठीक है। नीचे से एक बार क्या आएगा, सिर्फ साइन। अब देखिए ये हमें क्या प्रूफ करना था, हमें इसको ये प्रूफ करना है, मतलब ये हमें प्रूफ करनी थी, इस टर्म को प्रूफ करना था कि ये कोसेक ए माइनस कॉट ए के बराबर है, ये प्रूफ करना है। तो अभी तो हमारा आंसर नहीं आया कि अब इसको क्या, इसको मैं कैसे भी ये बना सकती हूँ कोसेक ए माइनस कॉट ए। इसके लिए देखिए भैया, देखिए अगर ये जो साइन ए है इसको मैं इन न्यूमरेटर में 2 टर्म है, दोनों के नीचे डिवाइड कर दूं, इसको एक बार इसके नीचे लिख दें, एक बार इसके नीचे लिख दें, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। 1 बाई साइन ए माइनस 1 बाई कॉस ए, ऐसे कर दिए ना। ऐसे करने से क्या होगा, अभी हम जानते हैं 1 अपॉन साइन, साइन 1 बाई साइन ही किसका है, साइन का अगर मैं ऊपर ले जाऊं मतलब इसका ऊपर रेसिप्रोकल कर दें तो कोसेक ही तो आएगा। साइन को अगर हम 1 अपॉन साइन का क्या मतलब है भाई, कोसेक, ये रेसिप्रोकल है। 1 अपॉन साइन क्या है, कोसेक ए। ऐसे ही कॉस अपॉन साइन, जैसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन होता है, ऐसे कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। तो ये आ गया नहीं आ गया, तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो एक साइड सॉल्व करके हमने दूसरी साइड, तो ये बराबर आ गया हमारा इस तरीके से, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या प्रूफ करा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे बनेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ओके ओके मैम। हमारी वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है, तो अब इसको हम यहीं रोक के आगे के जो भी हमें समझाना है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।